एग्रीकल्चर इज अ वर्क नो वन कैन लिव विदाउट। ये बात अब हमारे देश के युवाओं को भी समझ में आ चुकी है, इसीलिए वो कृषि को एज अ करियर अडॉप्ट कर रहे हैं। न सिर्फ एज अ करियर अडॉप्ट कर रहे हैं, बल्कि कृषि में नई नई इन्वेंशंस कर किसानों की जिंदगी को आसान और खेती को स्मार्ट बनाने का काम भी कर रहे हैं। नमस्कार, प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में तुमच्या सहर्ष स्वागत आहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कृषि स्टार्टअप की टीम इस वक्त है पुणे महाराष्ट्र में, और पुणे महाराष्ट्र की सीरीज में आज हम आपको लेकर चल रहे हैं पर्वतीय स्वारगेट में, जहां हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एग्रीप्रेन्योर जसवीर से। तो चलिए मेरे साथ। हेलो एंड वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप जसवीर जी। तो दोस्तों, फाइनली हमारे साथ है जसवीर जी। जसवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। जसवीर जी, मैं चाहूंगी सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दें। जी नमस्ते, मेरा नाम जसवीर सिंह है। मैं एक 33 इयर्स ओल्ड अभी एक इंजीनियर हूँ विच टर्न एंटरप्रेन्योर। मैं आईआईटी बॉम्बे से हूँ। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी बैकग्राउंड रखता हूँ, और मेरा स्टार्टअप का नाम है सिक्का ऑटोमेशन, जो इरिगेशन ऑटोमेशन फील्ड में काम करता है। हम डिजिटाइज करते हैं इरिगेशन सिस्टम को खेतों पे। तो हमने एक ऐसी सिस्टम बनाई है जिससे आज मोबाइल रेवोल्यूशन आ चुका है, तो मोबाइल से किसान इसको ऑपरेट कर सकता है। जो अभी तक टेक्नोलॉजीज एग्जिस्टिंग थी, जो बाहर से आ रही थी, इजरायली कंपनीज इसको चला रही थी, ये बहुत बड़े किसानों के लिए बनी थी। तो छोटे किसानों को उसके हिसाब से बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था, पाइपलाइन स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता था, फार्मिंग स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता था। तो अब लेकिन हमने ऐसा बनाया है सिस्टम को कि डायरेक्टली अडॉप्टेबल है। आपका किसी भी तरीके का पाइपलाइन स्ट्रक्चर हो, पंप हो, कुछ भी हो, हमारी टेक्नोलॉजी उधर फिट बैठती है। तो आपकी अडॉप्शन तुरंत हो जाती है, उसमें बिल्कुल एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं होता। तो बिल्कुल एक आईआईटीएन हमारे साथ आज बैठे हैं और काफ़ी अच्छी सी इनोवेशन उन्होंने की है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी जसवीर जी कि आपने इसी इनोवेशन को क्यों चुना, एग्रीकल्चर को क्यों चुना, और वाई चूज मतलब इरिगेशन में ही कुछ करना है? मैंने एग्रीकल्चर को बहुत डीपली स्टैटिस्टिकली एक्चुअली स्टडी किया ऑन द अपर साइड ऑफ थिंग्स, जहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया कि इंडिया का जो जीडीपी है वो 14% कंट्रीब्यूशन है। हालांकि उसमें 50-60% लोग हैं जो उस पर काम करते हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है जिससे इसको बदला जा सकता है। तो और देखा कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी इसमें जो मैकेनाइजेशन 70s-80s में हुआ, बस वही ट्रैक्टर बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के नाम पे बस हमारे पास उतना ही था। तो मुझे इसमें बहुत स्कोप दिखा। ठीक है, मैंने मान लिया कि स्कोप दिखा, आपको लगा एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहिए, तो देन व्हाई यू चूज इरिगेशन में कुछ मतलब ऐसा हम करें? कोई बैक स्टोरी इसके पीछे है? कहाँ से ये आइडिया है कि नहीं नहीं इरिगेशन में ही मुझे कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है? मैं एक्चुअली 2015 से 17 के बीच में मैं बहुत फार्मर्स के साथ जाके मिलना शुरू किया। तब मुझे ऐसे लगा कि एग्रीकल्चर फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और फर्टिलाइजर नॉलेज की बहुत बड़ी समस्या है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं गया हुआ था 2016 के अराउंड एक फार्म प्लॉट पे सांगली में, और वहाँ के एक किसान, वो दुकानदार थे, तो उन्होंने एक आदमी रखा हुआ था जो जाके शुगर केन में पानी छोड़ने का काम करता था उनके लिए। तो जब वो मैं बस ऑब्जर्वर का काम किया, मैंने देखा कि वो कैसे करते हैं। मैंने देखा कि वो जाके उधर पंप को चालू कर देते हैं, पानी खेतों पे जा रहा है, और वो सो गए। फिर उनकी एक आधे घंटे के बाद नींद खुली या 1 घंटे के बाद नींद खुली। उन्होंने बोला कि एक पत्थर उठाया और फेंका अंदर, और उनको आवाज नहीं आई। मतलब कि वो बुड़ुक, जो एक पानी का साउंड आता है ना, उससे वो पता करते हैं कि भाई इससे पानी दिया जाता है। तो उसको बुड़ुक इरिगेशन का हम शब्द यूज करते हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ कि इसमें इतना पानी वेस्ट हो रहा है, और वाटर एक चीज है जो सबके साथ कनेक्ट होती है। इरिगेशन की समस्या सबकी है। ज़्यादातर गांव में क्या है, बिजली रात में आती है खेतों में, और मोटर का उनको स्विच ऑन ऑफ करने के लिए रात में जाना पड़ता है, और एक लंबी दूरी तय करके वो लोग जाते हैं। और कई बार वाइल्ड एनिमल्स भी वहाँ होते हैं। बिल्कुल, लाइफ जो थ्रेट रहता है फार्मर्स के लिए वो भी इसमें रहता है। लेकिन हमारे जसवीर जी जो हैं, उन्होंने काफ़ी आसान कर दिया है सभी फार्मर्स के लिए। आईआईटीएन के पास जो ऑप्शंस हैं, करियर ऑप्शंस,
उसकी कमी नहीं होती है। जी। तो आपके पास भी डेफिनेटली आए होंगे ऐसे कुछ ऑप्शन। मेरे पास एक्चुअली मेरी बैंगलोर में अच्छे एक बहुत बड़े कंपनी में जॉब लगी हुई थी, 15-20 लाख का पैकेज था। लेकिन मेरा ये था कि मैं वहाँ जाके मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ दुनिया को बदल पाऊँगा। मुझे दुनिया को बदलने के लिए कुछ एक अपने आइडिया पे ख़ास करके ऐसे फ़ील्ड में काम करना था जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने काम नहीं किया हुआ था। तो तब इतनी ये नहीं थी, सोच नहीं थी कि इतना डिफ़िकल्ट रास्ता होगा। बट मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप वही बंदा करता है जो थोड़ा-सा इनसैनिटी के साथ कुछ डिसीजन ले लेता है, पड़ जाता है उसके अंदर, फिर बाद में चीज़ों को सोचता है कि कैसे उसको मैन्यूअर करें। बिल्कुल, डिफ़िकल्ट तो होता है। तो वो क्या कुछ चैलेंजेस थे जो इनिशियल लेवल पे आपको फेस करने पड़े? इनिशियल लेवल पे मेरे सबसे बड़ा चैलेंज था कि मेरे पास खुद का कोई टीम तो थी नहीं। टीम खड़ी करना, टीम के लिए और सब कुछ भी करने के लिए आपको लगता है पैसा। तो मुझे पता नहीं था मैं वो पैसा कहाँ से लाऊँगा, बिकॉज़ मैं एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे पिताजी डीआरडीओ से आते हैं, सर्विसेज़ था, कोई बिज़नेस में नहीं थे। तो फिर मुझे था कि कैसे हम करेंगे, बट मेरे पेरेंट्स ने एक सपोर्ट दिया और बस बोला कि शुरुआत। मैंने उनको जब अपनी आइडिया बताई तो उनको वो भी बहुत इम्प्रेस हुए। दे ऑल्सो थॉट कि ये कुछ बंदा लड़का कर सकता है। तो उनका वो जो एक छोटा सा सपोर्ट था, हाँ बेटा तू जाके जो करना है कर ले, उधर से शुरुआत हुई। फिर वो जो काफ़ी चैलेंजेस आए। मनी इज़ द बिगेस्ट चैलेंज जो हमने हमेशा देखा है, बट हम करते गए, उसको सॉल्व करते गए प्रॉब्लम्स को। और इनोवेशन जो है वो ईज़ी नहीं होता है, अपने आप में चैलेंजिंग होता है। तो कितना ही फेलियर्स का सामना करना पड़ा, वो भी मैं चाहूँगी कि आप बताएँ? मैं एक नंबर तो नहीं दे सकता, डेफिनेटली मोर देन 100 इतना बोल सकता हूँ। मतलब कितना लंबा समय लगा, वो आप बता मेरे ख्याल सकते हैं? से मुझे 6 साल लगे ओवरऑल इस जर्नी में, फ्रॉम जो एक आइडिया लेवल थी उसको प्रोटोटाइप लेके, प्रोडक्ट को लेके मार्केट में टेस्ट आउट करके, क्योंकि हम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिससे, जैसे एक किसान है उसने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट खेत पे ओपन में रखी हुई है। बाकी हम शहरी लोग तो अपनी इन्वेस्टमेंट बैंक्स में या कहीं पे रखते हैं जहाँ पे सेफ होती है, इन्होंने ओपन में रखी है। अगर मेरा डिवाइस, अगर मेरी टेक्नोलॉजी कुछ थोड़ा भी गलत कर जाती है तो उनकी तो पूरी इन्वेस्टमेंट पानी में जाएगी। तो इसीलिए ये था कि हमें इसको बहुत ही सलीके से करना है। हमारे बहुत फेलियर से हम वापस आए लैब में, हमने उसको वापस टेस्ट किया, हम वापस, इट्स अ आइटरेटिव प्रोसेस मैं बोलूँगा। पूरे 6 साल इन्होंने दिए हैं अपने, जो कि अगर ये चाहते तो आईआईटीएन है, ये एक मुंबई से पास आउट है, तो इनके पास ऑप्शंस की भी कमी नहीं थी। लेकिन जब आप वो जज़्बा रखते हैं ना कि आपको दुनिया बदल देनी है, भले आपके छोटे-छोटे काम दुनिया बदलने का मादा रखते भी हैं। तो आपने बताया आपको फैमिली सपोर्ट तो मिला और फंडिंग से आप जूझ रहे थे, तो मैं यहाँ चाहूँगी कि आप वो भी बताएँ कि क्या गवर्नमेंट की इसमें आपको कोई सहायता मिली थी? गवर्नमेंट की मुझे काफ़ी सहायता मिली। मुझे उस वो रास्ते तक पहुँचते-पहुँचते थोड़ा समय लगा, जब मुझे लोग मिले उस तरीके के जिन्होंने मुझे बताया क्या स्कीम्स हैं। तो इंक्यूबेशन सेंटर जैसे एनसीएल वेंचर सेंटर है, पूसा कृषि इंक्यूबेटर है, इनके साथ जुड़ा रहने की वजह से मुझे पता चला कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का निधि प्रयास ग्रांट है, जो 10 लाख रुपए हमें मिले और उस ग्रांट से हमने फर्स्ट प्रोटोटाइप तैयार किया था। और उसके बाद हमें डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है, जहाँ से हमें बिग ग्रांट बोलते हैं, 50 लाख रुपए का होता है, वो एग्रीकल्चर बायोसाइंसेस को सपोर्ट करते हैं, वो हमें मिला। हमने उससे प्रोडक्ट तैयार किए और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का एक ग्रांट होता है, यूनिडो कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी एक स्कीम में हमें 40 लाख रुपए मिले, जिससे हमने बहुत सारे पायलट्स किए, हमने फार्मर्स के साथ एक्चुअल टेस्टिंग की, उन्होंने उसके रिजल्ट्स को, हमारे रिजल्ट्स को वैलिडेट किया, हमारी टेक्नोलॉजी को वैलिडेट किया। तो ये सारे और भी कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिले हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, उन्होंने एक स्मार्ट 50 निकाला था, वहाँ से हमें कुछ 4 लाख रुपए ग्रांट का अमाउंट मिला था, प्राइज़ मिली थी। और फिर सीएसआर ग्रांट मिला था हमें, इंडस बायोटेक जो कंपनी है वहाँ से। तो ये सब इंक्यूबेटर्स के साथ जुड़े रहने की वजह से हमें जो पैसा मिला है, मैं अपनी कंपनी को सर्वाइव कर पाया, रन कर पाया और इनोवेशन साथ में करता गया। यही रीज़न है कि हम जो टेक्नोलॉजी अब बना रहे हैं, हमें R&D का कॉस्ट उसमें बहुत ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे हम द अफोर्डेबिलिटी भी काफ़ी इसमें बढ़ गई है फार्मर के लिए। जी, आपके अंदर की जो स्पिरिट है वो देखने को मुझे मिल रही है आपकी बातों से। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जो आपके बैचमेट्स रहे होंगे, जी। वो आज मे बी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के साथ एसोसिएटेड होंगे। तो कभी ऐसा लगा कि गलती की है या लग रहा है कि नहीं, उनसे ज़्यादा बेटर जगह पर आप हैं? बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में अभी काम कर रहे हैं और कहीं कहीं 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में उनकी सालाना सैलरी भी है। बट मुझे लगता है जब मैं उनसे मिलता हूँ, वो मुझे काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं कि ये जो स्टेप मैंने लिया एंटरप्रेन्योरशिप का,
ये जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट होती है। इसमें पैसा आपके पास, ऐसा लोगों को लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में ले लिया तो फाउंडर बन गया, सीईओ बन गया, बड़ी बड़ी कार्स में घूमे, लेकिन वो जर्नी तय करने में बहुत लंबा सफ़र है। तो ये सफ़र में किसी ने स्टेप करना एक डिफिकल्ट है, ये मेरे वो बैचमेट्स अप्रिशिएट करते हैं। मुझे उस बात की बहुत खुशी होती है कि माई लाइफ हैज़ मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड समवन इन देयर जर्नी। तो आई एम नॉट अनहैप्पी और एनीथिंग लाइक दैट, आई एम वेरी हैप्पी इन व्हाट आई एम डूइंग। व्हेन वी सर्व सोसाइटी ना, तो जो एक अंदर का जो हमारा ह्यूमन बीइंग है वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाता है। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल 16 आने सच बात कही है। जी। तो यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि जो इंडिया का ब्रेन ड्रेन है वो क्यों होता है, और जो एनआरआईज हैं जाके बस जाते हैं विदेशों में, उनको क्या चीज़ वहाँ पे खींचती है अपनी तरफ? मेरे ख्याल से आप ब्रेन ड्रेन तो बोलेंगे, लेकिन काफ़ी सारे एनआरआईज वहाँ जाके यही फील करते हैं, यार हम लोग कहीं ना कहीं रूट से टूट गए हैं, और वो वहाँ पे भी वो करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक उनको कन्वीनियंट लाइफ तो वहाँ पे मिल जाती है, कंप्लीट लाइफ वहाँ नहीं मिल पाती। बट यहाँ पे मेरे ख्याल से वो इकोसिस्टम शुरू में बहुत कम था, अब काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। मेरे ख्याल से अगले 10-20 साल एक स्टार्टअप या एक एग्री टेक सेक्टर में सबसे बड़े होने वाले हैं। तो जो वापस आके करेंगे वो बोलेंगे कि हमारा राइट डिसीजन था, जो नहीं आएंगे वो बोलेंगे शायद हमने आना चाहिए था, कहीं रिग्रेट रह जाएगा। हम यहाँ से सीधे फील्ड पर ही चल के जानेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे उसको कि जो इनोवेशन है किस तरह से काम कर रही है। लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन मेरी नई स्कूटी के लिए। ओए बनो सयानी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब? सुनो, ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स को जांच परख कर आरबीआई अधिकृत बैंक एनबीएफसी से ही आप लोन लीजिए। अनधिकृत ऐप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू हाँ? बन गई सियानी। गिफ्ट नहीं खोलेंगे? आरबीआई कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ है? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप में हम हैं पुणे में, और हमारे साथ हैं आज एग्रीप्रेन्योर जसवीर सिंह जी। तो फाइनली हम आ पहुंचे हैं यहाँ पर एक फार्म में, जहाँ पर जसवीर जी की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की जा रही है। तो हम जसवीर जी से समझते हैं प्रैक्टिकली कि किस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी है काम करती है। तो चलें जसवीर जी। बिल्कुल रिंकी जी, यही वो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसी को कहते हैं सिक्का ऑटोमेशन। और इसमें हमने जो टेक्नोलॉजी बना रखी है, ये कंप्लीटली मोबाइल से कहीं से भी ऑपरेट कर सकता है फार्मर। ये पूरे 4 एकड़ की यहाँ पे जो खेती है, ग्रेप की फार्मिंग है, उसमें अलग अलग प्लॉट्स पे वॉल लगे हुए हैं, और वहाँ पे उस प्लॉट्स को यहाँ से सिग्नल चला जाता है कि कहाँ पे कब ऑन करना है। तो आपको यहाँ से कोई भी पाइपलाइन आप देखोगे कि जो उनकी एग्जिस्टिंग पाइपलाइन थी, हमने उसी के साथ एक ऑटोमेटिक वॉल आते हैं, उसे सोलेनॉइड वॉल कहते हैं, और हमने उसी को यहाँ पे लगा रखा हुआ है। उसके साथ हमने एक स्मॉल वायरलेस वॉल टेक्नोलॉजी मैं आपको दिखाऊंगा, जो इसके साथ एक रिमोटली सिग्नल, वायरलेस सिग्नल में कम्युनिकेट करके उसको चालू और बंद कर सकता है। जब फार्मर को जैसे चाहिए वो कर सकता है। तो यहाँ पे जो अटैचमेंट्स आप देखते हैं, इसमें हमने मेन कंट्रोलर के साथ कुछ अटैचमेंट्स लगाए हैं, जिससे अप टू 24 वॉल्स का कंट्रोल पूरा हो सकता है। तो ये 4 एकड़ का खेत है, लेकिन आप अगर बोलोगे 20 एकड़ के खेत पे भी करना है तो वो भी इस पे पॉसिबल है। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स भी मैं देख रही हूँ काम कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ। क्यों ना उनसे आप मुझे मिलवाएं और उनसे भी मैं जान लूँ कि उनको किस तरह से बेनिफिट हो रहा है इससे, और पहले जब वो खेती करते थे तो क्या परेशानियाँ वो फेस करते थे, और आज जब ये आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो कितना आसान हो गया उनके लिए इरिगेशन करना। बिल्कुल, आइए हम उनसे मिलते हैं। बिल्कुल आइए। मानी जी हैं जो जिनका ये फार्म है, हम आए हैं। तो माने जी, आप हमें बताएं कि आप जो इरिगेशन कर रहे हैं, अब इनकी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो पहले क्या कुछ दिक्कतें आती थी इरिगेशन के लिए, और अभी क्या आसानी हो गई है आपको खेती करने में? जब से ये सिस्टम बिठाई है इधर, तो 1 घंटे का जो टाइम रहता है पानी छोड़ने का इस पौधे को, ग्रेप के लिए, तो मैं घर पे बैठे इसको यूज़ करता हूँ, या कोई मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोबाइल ऐप द्वारा ये सिस्टम को चालू कर या बंद कर सकता हूँ। रात को अगर मेरे को ये फर्टिगेशन छोड़ना है इसमें से, तो फर्टिगेशन भी यूज़ यहाँ सिस्टम के द्वारा हम करते हैं इस फार्म में।
करीब 4 एकड़ का ये फार्म है। हर एक एकड़ को 1 घंटे के पीरियड से हम पानी छोड़ते हैं। अभी तो ग्रेप्स चालू हो गए लगने को। तो यहाँ पर अब आपको काफ़ी आसानी हो गई है। तो जसवीर जी, मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि जो पाइपलाइंस बिछी हुई हैं जी। उनसे ड्रॉप करके पानी भी निकल रहा है। जी। किस तरह की इरिगेशन है ये, और क्या इस मतलब क्या टेक्नोलॉजी है ये? मैम, इसको ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। इससे पानी ऑलरेडी काफ़ी सेव होता है। तो इसी के ऊपर आप देखोगे कहीं पे ड्रिप लगी हुई होती है, जैसे बूंद बूंद पानी जा रहा है, तो ज़मीन में रूट में एग्जैक्टली जितना पानी चाहिए होता है उतना ही फिट होना चाहिए, उस हिसाब से बनाई हुई थी। फिर स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजीज आई जिसमें आप स्प्रिंकल करके पानी देते हैं, और ये काफ़ी मतलब फ्लड इरिगेशन से ये ऑलरेडी काफ़ी सेव करता है वाटर। और इसके ऊपर ड्रिप में से जो पानी आ रहा है वो तो अभी कंट्रोल फार्मर के हाथ में है, तो वो रोज रोज पानी चालू कर रहा होगा, लेकिन रोज रोज जरूरत नहीं होगी। टेक्नोलॉजी से जमीन में भी कितना जरूरत है, उसमें जो नमी है रूट जोन में, हम उसको चेक करके एक्चुअली ऑटोमेशन पूरा कर सकते हैं। तो जो हमारे व्यूअर्स अभी तक ड्रिप टेक्नोलॉजी को नहीं जानते थे, इरिगेशन का एक मेथड है, जसवीर जी ने बता दिया है कि किस तरह से हेल्पफुल है इनकी टेक्नोलॉजी ड्रिप इरिगेशन में भी। तो चलिए यहाँ से एक और फार्मर से जानते हैं उनको क्या कुछ बेनिफिट्स हो रहे हैं आपकी टेक्नोलॉजी से। बिल्कुल आइए। ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे इरिगेशन के टाइम में या फर्टिगेशन के टाइम में, तो आप मोबाइल के ऊपर से मोबाइल के ऐप के तरफ से आप अपने पूरे फार्म का कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कौन सा वॉल चालू करना है, कौन सा वॉल बंद करना है, उस टाइम कौन फर्टिगेशन का शेड्यूल कैसा रखने का है, ये सब चीज़ें आप मोबाइल के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। फार्मर की डिपेंडेंसी लेबर से और लाइट से मुक्ति हो सकती है, उसका भी उसको समाधान मिल सकता है। तो हमने फार्मर्स का एक्सपीरियंस जान लिया जसवीर जी। अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो मार्केटिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह से फार्मर्स के बीच जाके बताते हैं कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ चुकी है? जी, पहले तो हमें शुरुआत में गवर्नमेंट के साथ थोड़ा एफिलिएशन लेना पड़ता है। यहाँ पे हमने केवी केस में जाके लगाया, फिर वहाँ पे हम फार्मर्स को इनवाइट करते हैं कि आप देखिए हमारी टेक्नोलॉजी। फिर हम कई बार डोर टू डोर जाते हैं, और हम वहाँ पे हमने कुछ डेमो साइट्स वगैरह बना रखी हुई है, हम वहाँ पे बुलाते हैं लोगों को। और ठीक है, चलिए आइए, मैं आपको मार्केटिंग पर्सन के पास लेके चलता हूँ, डायरेक्टली आप उनके मुँह से सुनिए। बिल्कुल, चलते हैं। बहुत किसान ऑटोमेशन यूज़ करते हैं, पर ऑटोमेशन यूज़ करते वक्त उनको वहाँ खेत पर जाके उधर प्रोग्राम फीड करना पड़ता था। कहाँ भी रहते हो या खेत पर न जाते, आप उधर से ही अपने मोबाइल में उधर का इरिगेशन, फर्टिगेशन सब कुछ कर सकते हो। इतना ही नहीं तो हमारे यहाँ फिल्टर बैक फ्लश करने का, ACPH मेंटेन करने का, ये सब आप उधर कर सकते हैं। हमने महाराष्ट्र में 45+ किसानों के पास ये बैठाया हुआ है। उसमें गन्ने का खेती है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर में बनाना है, पोमोग्रेनेट है, और बहुत सारे ऐसे क्रॉप है कि जिधर हमने बैठाया है। पर उन किसानों को बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि वो रात को जब लाइट रहती है, बिजली रहती है, उस वक्त भी वो उसका इरिगेशन कर सकते हैं, फर्टिगेशन कर सकते हैं। अरे बहुत सारे महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तेलंगाना में हमारे फार्मर है, उन्होंने ये बैठा है। उनका ये फीडबैक है कि वो बता रहे हैं कि मैं अभी खेती करने में मैं जॉब पे जाता हूँ, तो जॉब में जाता हूँ, तो मैं जॉब पर बैठे ऑफिस में बैठे या दुकान या शॉप में बैठे मैं उधर से ही मेरा खेती का नियोजन कर सकता हूँ, खेती के देखरेख कर सकता हूँ। वो उधर बैठे हुए उसके वॉल चालू कर सकता है, और कितनी देर पानी चलाना है खेती में वो भी वो कर सकता है। बहुत जब ऑटोमेशन से वो बहुत सारे खुश है। उनका ये मानना है कि जब भी मैंने ऑटोमेशन चालू किया है, जब से चालू किया है, वो जो मेरा क्रॉप है वो बहुत अच्छा हेल्दी है, और उसका फ्रूटिंग यानी उसकी क्वालिटी व क्वांटिटी भी अच्छा आ रही है। तो अभी आपने जाना मार्केटिंग टीम से कि कैसे हम अपने फार्मर्स को ये टेक्नोलॉजी पहुंचा रहे हैं। इधर आपने एक ये भी चीज़ नोटिस की होगी कि कैसे हम वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बेटर कर रहे हैं, सबसे कम पानी में चल रहा है। पर मैं इसमें एक और टेक्नोलॉजी की खास बताना चाहूँगा। इसमें कोई भी जो वाटर सोर्स होता है, या पंप सोर्स हो, 3 फेस का हो, सिंगल फेस का हो, या सोलार का हो, हम कोई भी तरीके का इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। इसमें कोई आपको एडिशनल खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पाइपलाइन जो भी है, जहाँ पे भी है, उसको बिल्कुल चेंज नहीं करते हुए इस सिस्टम को हम डायरेक्टली एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उससे फार्मर्स का लाखों का जो खर्चा होता है वो बच जाता है। फिलहाल यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ DD किसान पर। मम्मी कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया,
देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप में हम आए हुए हैं पुणे में, और पुणे में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एग्रीप्रेन्योर जसवीर सिंह जी से। जी, तो ब्रेक के बाद मैं थोड़े अपने व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि हमारी जो इरिगेशन की ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है, हम कैसे उसको ऑपरेट करते हैं। हम एक मेन कंट्रोलर से जो खेत में दूर दूर वॉल्स होते हैं, हम उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। देखिए रिंकी जी, ये वो सिस्टम है जो मेन कंट्रोलर से यहाँ पे डायरेक्टली सिग्नल देता है। जो पंप के वॉल्स होते हैं, यहाँ पे वो पंप के वॉल्स है जो पाइपलाइन में आ रहे हैं, और ये वॉल्स करीब 200 फीट 300 फीट दूर है। पर ये अगर 2000 फीट भी दूर हो तो इसको सिस्टम को हमने जो मैनुअल सिस्टम है उसको एक ऑटोमेटिक वॉल जो सोलेनॉइड वॉल कहते हैं उसके साथ कनेक्ट कर दिया है, और उसको जोड़ दिया है हमारे ये वायरलेस वॉल्व नोड के साथ, जो सिग्नल ले रहा है वहाँ से ऑन करना है, ऑफ करना है, जैसा जो यूज़र है वो बता रहा है, उस हिसाब से ये पूरा ऑपरेट कर पा रहा है। और अगर मैं इस स्टार्टअप की बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को आपने दिया हुआ है इसमें? अभी तो हम सिर्फ 15 हैं, बट जैसे जैसे अभी हम ग्रो करना चालू कर रहे हैं ये काफ़ी बढ़ने वाली है। और ये एक बड़ी बात है कि इन्होंने अपने साथ साथ इनकी जो इनोवेशन है उससे 15 लोगों को और रोज़गार मिला हुआ। मैं हमेशा से कहती हूँ कि जब आप एक जॉब करते हैं तो जॉब में सिर्फ आप अपने लिए काम करते हैं, लेकिन जब आप एक स्टार्टअप खड़ा करते हैं तो आप दूसरे लोगों के लिए भी रोज़गार तैयार करते हैं। एब्सोल्युटली। जसवीर जी, मैं हमेशा से सबसे पूछती हूँ, अपने जितने भी गेस्ट होते हैं, जो एक व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे मोटिवेट हो रहे हैं, आज उनको क्या मैसेज आप देने वाले हैं? मैं कहूँगा कि आप अगर आपके पास कोई आइडिया ऐसी हो या आप पैशनेट हो तो आप उस काम को चुनिए। एग्रीकल्चर एक डिफ़िकल्ट फील्ड है। मैं चाहूँगा कि जितने लोग एग्रीकल्चर की तरफ जा सके, किसानों को हेल्प कर सके, क्योंकि किसान बहुत आज टेक्नोलॉजी ज़ीरो है उसमें। तो मैं चाहता हूँ कि उनके तरफ जितने हमारे व्यूअर्स हैं, अगर वो मोटिवेट होकर उनको हेल्प कर सकते हैं, उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर जसवीर जी ने हमें दिया है। और आपने एक वर्ड यूज़ किया कि जो एग्रीकल्चर है वो डिफ़िकल्ट है, उस डिफ़िकल्टी को ही हमें फार्मर्स की अपनी ख़त्म करना है। आप जैसे यूथ की देश को ज़रूरत है, इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं उनके साथ आप आएँ, और जो हमारा किसान है उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझकर उनका सल्यूशन दे। जसवीर जी, आपसे मिलकर मुझे तो बेहद खुशी हुई है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप एग्रीकल्चर फील्ड में इतना अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज़ लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन आवर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एग्रीप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में अब तक दिखाए गए हमारे किसी भी स्टार्टअप के साथ अगर आप डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं, तब भी आप हमें इसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपका फीडबैक हमें मिलता रहेगा। आपका जो प्यार है प्रोग्राम को लेकर वो आप मेल्स के जरिए जारी रखेंगे। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।